हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। देखिए दोस्तों, हमारा मोटरियान अधिनियम 1988 चल रहा था। कुछ क्लासेस हमने कर ली थी, हमारा थोड़ा बहुत बचा हुआ है, एक दो क्लासेस का सिस्टम, ठीक है। लगभग 3 क्लासेस का बचा हुआ है। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसी को कंटिन्यू करके आगे हम चलेंगे, ठीक है। बाकी हमने पीछे तक पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9। हमने पढ़ लिया था लेकिन मैं एक धारा छोटी सी, तो मैं उसको रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। बाकी हमने इसका पढ़ लिया था भाई, ठीक है। क्या है अध्याय 9। अध्याय 9 को हम पढ़ेंगे। अध्याय 9 में क्या बताया गया है दोस्तों? अध्याय 9 में क्या बताया गया है? अध्याय 9 में बताया गया है दोस्तों, केंद्रीय सरकार के नियम बनाने की शक्ति। वैसे अध्याय 9 किसके बारे में? अस्थायी रूप से भारत से आने जाने या भारत में आने वाले मोटरयान, ठीक है। अस्थायी रूप से, जो भाई अस्थायी रूप से भारत में आने जाने, भारत में आने या भारत से जाने वाले, या भारत से जाने वाले मोटर वाहन। तो देखिए दोस्तों, अध्याय 9 में बताया गया है, एक ही धारा है, इसमें बताया गया भाई अस्थायी रूप से भारत में आने या भारत से जाने वाले मोटरयान। कि भाई देखो, हमारे भारत से, इंडिया से कोई अपना वाहन जैसे नेपाल में जाता है, बांग्लादेश में जाता है, या कहीं और जाता है, पाकिस्तान में जाता है, या फिर वहां से वाहन यहाँ आते हैं। जैसे हमारी कोई बसें हैं जो सवारी लेके पाकिस्तान में भी जाती है, जो पाकिस्तानी कुछ बसें हैं जो सवारी लेके भारत में भी आती है, ठीक है। तो एक क्या कि एक दूसरी कंट्री क्रॉस हो रही है, समझ रहे हो ना। तो भाई कुछ ना कुछ नियम तो बनेंगे ना भाई, कि एक देश से दूसरे देश में बस जा रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर हमारा वाहन चला जाता है तो उनकी आंखें ऐसे हो जाती है ट्रैफिक वालों की, भाई हाँ दूसरे स्टेट से ये व्हीकल आया है। तो भाई दूसरे देश से आएगा तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो उसके लिए कुछ भाई नियम और कानून बनाने पड़ते हैं। वो अध्याय 9 में उनका जिक्र किया गया है। और देखिए दोस्तों, इनके कौन बनाएगा? जो केंद्रीय सरकार है ना दोस्तों, केंद्रीय सरकार इनके ऊपर क्या करेगी? केंद्रीय सरकार नियम बनाएगी, ठीक है। क्या करेगी दोस्तों? केंद्रीय सरकार इस पे नियम बनाएगी, जो भी भारत से में आता है, भारत में जाता है, उन वाहनों के लिए। क्या क्या? देखिए दोस्तों, जैसे कि व्यापार हो सकता है, सवारी हो सकती है आदि, इनके लिए केंद्र सरकार जैसे पास के लिए, सर्टिफिकेट्स के लिए, प्रमाण पत्र के लिए ये सारे नियम बनाएगी। ड्राइवरों कंडक्टरों के पहचान पत्र, जो भाई ड्राइवर कंडक्टर यहाँ से एक दूसरी जगह से लेके जाते हैं, भारत से इंडिया में, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से इंडिया में, ये सब जो वाहन लेके आते हैं उनके लिए अलग से सर्टिफिकेट वगैरह, उनके लिए पास वगैरह, ये सारी चीजें बनाएगी केंद्रीय सरकार। कौन से अध्याय के तहत दोस्तों? अध्याय 9 के तहत ये बनाएगी, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया होगा कि भाई देखो, अस्थायी रूप से जो भी कोई काम के लिए, कोई चीज के लिए, कोई किसी काम ही मान लो, काम के लिए, कोई किसी कमर्शियल यूज के लिए, किसी परिवहन यूज के लिए अगर कोई भारत में वाहन आता है या भारत से वाहन जाता है, तो उसके ऊपर नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार की है। और इसमें किसमें जिक्र किया गया है दोस्तों? अध्याय 9 में जिक्र किया गया है। और ये अध्याय इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा इसको याद भी कर लेना भाई, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अगले अध्याय पे, अध्याय 11, ठीक है। अध्याय 11 पे आते हैं हम। अध्याय 11 में क्या दिया गया है? अध्याय 11 में क्या दिया गया है? अध्याय 11, अध्याय 11 में मोटरयानों पर व्यक्ति जोखिमों के विरुद्ध बीमा, ठीक है। मोटरयानों का इसमें बताया गया दोस्तों, मोटरयानों का पर व्यक्ति जोखिमों का बीमा, ठीक है दोस्तों। जो आप देखा होगा कि जो बीमा वगैरह बनता है, इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल्स अगेंस्ट थर्ड पार्टी, ठीक है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, समझ गए होगी, यहां से लिख लो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। आपने सुना होगा दोस्तों थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो थर्ड पार्टी का इन देखो क्या होता है कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस बनता है, सेकंड पार्टी इंश्योरेंस बनता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बनता है, ठीक है। तो वही बताया गया कि भाई अध्याय 11 में जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो इसमें दोस्तों पहली धारा आती है, धारा 145।
कौन सी धारा आती है दोस्तों? धारा 145 धारा आती है, जिसमें क्या क्या है, कुछ परिभाषाओं का जिक्र किया गया है। ठीक है, इसके अंदर कुछ परिभाषाएं दी गई है दोस्तों, उन परिभाषाओं का जिक्र किया गया है। समझ गए ना? तो सबसे पहले आती है कि भाई प्राधिकृत बीमाकृत। समझ गए ना? पहला इसके अंदर क्या पॉइंट आता है दोस्तों, ये लिख लेना दोस्तों आप थोड़ा सा। प्राधिकृत बीमाकृत, बीमाकर्ता। ठीक है, ये जो एथोराइज जो ऑथोराइज इंश्योरेंस होते हैं ना दोस्तों, उनके बारे में जिक्र किया गया। इसमें बताया गया है कि मीन्स एन इंश्योरेंस फॉर द टाइम बीइंग कैरिंग ऑन द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया एंड ग्रांटेड ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, आपको बताया गया है कि जो आपका जो इंश्योरेंस है, जो भी, तो वो एक ऑथोराइज्ड इश्यूअर है, जो एक ऑथोराइज्ड कंपनी है, उसके द्वारा आपको क्या करना है दोस्तों, वहां से बीमा बनवाना है। समझ गए ना? वहां से रजिस्ट्रेशन करवाना है, जो एक ऑथोराइज, ऐसे नहीं कहीं भी कोई भी कंपनी से आपने बनवा लिया। ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका मेन क्या है दोस्तों, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यही बताया गया है दोस्तों में। देखिए, ऑथोराइज इश्यूअर्स है, उनके द्वारा ही आपको क्या करवाना है दोस्तों, अपना बीमा जो भी है वो बनवाना है। अगला आता है पॉइंट दोस्तों, इसमें ख पॉइंट। ख पॉइंट में क्या बताया गया, बीमा प्रमाण पत्र। बीमा प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, इसमें क्या बताएगा दोस्तों, बीमा प्रमाण पत्र से वह प्रमाण पत्र अभिप्रत है जो एक अथोराइज्ड इंश्योरर द्वारा धारा 147 की उपधारा 3 के अनुसरण में दिया गया है। इसमें यही बताया गया है कि बीमा प्रमाण पत्र के अधीन यही प्रमाण पत्र मान्य जाएगा जो एक अथोराइज इंश्योरेंस के तहत दिया गया है। जो हमने पढ़ा ना, एक अथोराइज इंश्योरर जो है उसके द्वारा ये दिया गया है। इसके अंतर्गत ऐसा वह कवर नोट भी है, उसके अंदर वह पूरा कवर नोट होना चाहिए। वैसे कवर नोट भी है जो ऐसी अपेक्षाओं के अनुपालन में जो विहित की जाए जब किसी पॉलिसी के संबंध में एक से अधिक प्रमाण पत्र दिए गए हैं या प्रमाण पत्र की कोई प्रतिलिपि दी गई है। तो दोस्तों, इसमें भी वही बताया गया है कि जो आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस है वो एक ऑथोराइज्ड कंपनी के द्वारा बना होना चाहिए। उसमें सारी चीजें, उसमें क्या है, उस पॉलिसी में बताई गई होनी चाहिए। समझ गए ना? उस पॉलिसी के अंदर सारी चीजें बताई गई होनी चाहिए, यही इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, और एक जो उसका भी जो प्रतिलिपि होती है दोस्तों, वो भी उसके साथ होगी। उसमें सारी चीजें, सारी डिटेल्स दी गई होंगी, और एक ऑथोराइज्ड जो है सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस का होना चाहिए। अपनी लैंग्वेज में लिख लेना दोस्तों, जो मैंने बताया है इसके अंदर। ठीक है, अगला पॉइंट आता है, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक स्थिति के संबंध में जहां भी दायित्व का प्रयोग किया गया है उसके अंतर्गत धारा 140 के दिन इसके बारे में दायित्व है। भाई देखो, किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी को कोई हानि पहुंचती है ना, उसके संबंध में इस पे बताया गया है। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, किसी व्यक्ति की क्या होता है, हानि पहुंच जाती है, किसी का पैर टूट जाता है और कुछ हाथ टूट जाता है, तो उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। ठीक है, पॉइंट गए में मैं लिख देता हूं, लिखूंगा बहुत काफी बड़ा हो जाएगा। किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति के संबंध में ये दायित्व वर्ड है दोस्तों, जो इसकी मेन हेडिंग है ना, इसमें परिभाषा किसकी बताई गई है, दायित्व की परिभाषा बताई गई है। ठीक है, दायित्व का प्रयोग किया गया है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति के संबंध में जहां कहीं भी दायित्व का प्रयोग किया गया है वही बताया गया है। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, किसी को चोट लग जाती है, कोई किसी को मार के भाग जाता है, उसके संदर्भ में इसके बारे में बताया गया है गए पॉइंट में। अब अगला पॉइंट में चलते हैं दोस्तों, हम इसकी कुछ डेफिनेशन है। ठीक है, अगला आता है बीमा पॉलिसी।
बीमा पॉलिसी, जो बीमा हम बनवाते हैं वो बीमा पॉलिसी के बारे में क्या कहा है, डेफिनेशन ऑफ बीमा पॉलिसी। मैंने बताया कि इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, वही परिभाषाओं को हम पढ़ रहे हैं। बीमा पॉलिसी, बीमा पॉलिसी क्या है, इसके अंतर्गत बीमा प्रमाण पत्र भी है। क्या है, इसके अंतर्गत बीमा प्रमाण पत्र है। यह इसकी डेफिनेशन दी गई है दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट आता है दोस्तों संपत्ति। क्या क्या संपत्ति हो सकती है, मतलब बीमे के अधीन। ठीक है, क्या क्या संपत्ति हो सकती है, संपत्ति। ठीक है, संपत्ति में इस मोटरयान में ले जाया जा रहा, देखो मोटरयान में ले जाया जा रहा, मोटरयान में ले जाया जा रहा माल। ठीक है, जो मोटरयान में ले जाया जा रहा है वो माल। ठीक है, सड़कें, इसके अंदर क्या आएगा, सड़कें, पुल, पुलिया, काजवे, वृक्ष, वृक्ष। ठीक है, स्तंभ, मील पत्थर, इसमें यही बताया गया है दोस्तों। संपत्ति है, संपत्ति के अधीन क्या क्या आएगा कि भाई आपको पॉलिसी वगैरह करवाते हैं तो क्या क्या चीजें आपकी कवर होंगी, आपकी संपत्ति क्या है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो संपत्ति के अंदर दिया गया वो यही दिया गया। मोटरयान में ले जाया जा रहा सामान, आप किसी मोटरयान में अपना सामान लेके जा रहे हो। ठीक है, तो कोई भी सामान हो सकता है आपका, समझ रहे हो ना, आप अपने व्हीकल में लेके जा रहे हो तो कोई भी सामान हो सकता है, या फिर सड़कें हो सकती हैं, पुल हो सकता है टूट जाए, पुलिया हो सकता है, वृक्ष गिर जाए, वो स्तंभ, मील पत्थर आदि, इन सब का इसमें क्या किया गया है, जिक्र किया गया है संपत्ति में। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है दोस्तों चय पॉइंट। ठीक है, क्या चय, इसमें क्या बताएगा दोस्तों, इसमें बताया है रेसिप्रोकेटिंग कंट्री या व्यक्ति या व्यतिकारी देश, व्यतिकारी देश या इसमें यही बताया गया है दोस्तों। मान लो कि आप किसी दूसरे देश में जाते हो, मान लो कि आप किसी दूसरे देश में जाते हो, आप भारत से पाकिस्तान में जा रहे हो, आप भारत से बांग्लादेश में जा रहे हो। ठीक है, भारत से पाकिस्तान में जा रहे हो, भारत से बांग्लादेश में जा रहे हो, तो वहां पे आपकी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो क्या क्या तब भी आपका जो इंश्योरेंस है वो माना जाएगा। समझ गए ना, यही इसमें बताया गया। ऐसा देश अभिप्रेत है जो केंद्रीय सरकार, ठीक है, जो भी आप दूसरे देश में जा रहे हो तो क्या आपका वहां पे इंश्योरेंस वगैरह मान्य जाएगा, वही चीज बताएगी। बिल्कुल हाँ, अगर भारत में इंश्योरेंस बना है, अगर आप वहां जाके जा रहे हो, कुछ हो गया तो भी आपका इंश्योरेंस क्या है, क्लेम किया जाएगा। ठीक है, यही बताया गया है 6 पॉइंट में। और आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। ठीक है, पर व्यक्ति, अगला क्या है, पर व्यक्ति, समझ गए ना, के अंतर्गत थर्ड पार्टी, समझ गए ना, पर व्यक्ति कह सकते हैं थर्ड पार्टी के अंतर्गत क्या क्या आएगा दोस्तों, इसके अंदर सरकार भी आएगी, ड्राइवर भी, पहले सरकार का था लेकिन बाद में संशोधन के द्वारा क्या कर दिया, ड्राइवर भी कर दिया गया, और सहकारी, कोवर्कर। ठीक है, ये भी थर्ड पार्टी के अंदर, पर व्यक्ति के अंदर काउंट किए जाएंगे। ये थे दोस्तों धारा 145 परिभाषाएं, कुछ खास ऐसी है नहीं ये। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है। ठीक है, अब इसके बारे में और क्या ही खोल के बताता दादा, इसके अंदर तो समझ रहे हो ना कि कुछ था ही नहीं खोलने का, वरना आपको इसमें क्या बताता सही से। इसमें ये ऐसा ही अध्याय था, मेरे भी कुछ समझ रहे हो ना, इसमें सारी चीजें थोड़ी पजल सी हैं, समझ गए ना, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट चीजें कोशिश की है कि मैं निकाल के लाया हूं, आप तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट धारा मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अगली धारा पढ़ते हैं दोस्तों, धारा 146। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, धारा 146। इसके अंदर पर व्यक्ति जोखिम बीमा के लिए आवश्यकता, पर व्यक्ति जोखिम बीमा के लिए आवश्यकता।
पर व्यक्ति जोखिम बीमा के लिए आवश्यकता। देखिए दोस्तों, अगर आप जोखिम बीमा लेना चाहते हो, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है आपके पास, आप उसका इंश्योरेंस लेना चाहते हो, तो आपको क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास जो बीमा पॉलिसी है वो होनी जरूरी है। ठीक है, क्या है दोस्तों, बीमा पॉलिसी होना अनिवार्य है। ठीक है, बीमा पॉलिसी होना अनिवार्य है। अगर आपके पास पॉलिसी नहीं होगी तो आप कौन सा ले लोगे इंश्योरेंस, नहीं ले सकते ना। किसी भी ऑथोराइज इश्यूअर के द्वारा बनवाया होना चाहिए। ठीक है, वही बात दोस्तों जो आपको काफी बार बता दी, ऑथोराइज इश्यूअर के द्वारा बनवाई हुई अरे यार क्या लिख रहा हूं। ठीक है, किसी भी ऑथोराइज इंश्योरर के द्वारा बनाया होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट आते हैं दोस्तों, इंश्योरेंस में दिया होना चाहिए कि वह किस चीज के लिए, मतलब उस इंश्योरेंस में ये बता, उस जो भी आपकी पॉलिसी आपने ली है उसके अंदर पूरा विवरण हो चाहिए, भाई किसके बारे में लिया है। आपका किसी भाई मान लो कि डेथ के ऊपर बना है, आपका डेथ भी उसमें कवर होती है। ठीक है, कोई डैमेज, उसमें क्या क्या डैमेज कवर होते हैं, परमानेंट डिसेबिलिटीज वगैरह क्या होती है दोस्तों, उसमें कवर होती है। ठीक है ना, ये सारी चीजें क्या है कि दोस्तों उसमें कवर होनी चाहिए, जो आपने बीमा पॉलिसी ली है उसके अंदर, तभी आपको क्या मिलेगा, आपको इंश्योरेंस मिलेगा। ठीक है, ये बताया गया था दोस्तों धारा 146 में। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप जाके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, अगली धारा आती है धारा 166। धारा 166 टक्कर मारकर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना के मामले में प्रतिकर के बारे में विशेष उपबंध। ठीक है, टक्कर मारकर भागने संबंधी, जो आपको टक्कर मार के भाग जाते हैं, आपको पता नहीं लगता भाई। ठीक है, मान लो कि आप कहीं जा रहे हो और आपको क्या किया, किसी ने टक्कर मार दी और आपको पता ही नहीं चला कि भाई कौन मार के चला गया, आप उस टाइम पे बेहोश हो गए, ना उसको बाद में पता लग पाया कि भाई किसने टक्कर मार दी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उस संदर्भ में क्या होगा भाई। ठीक है, तो उस संदर्भ में क्या होगा ये बताओ मेरे को। तो उसी के बारे में ये जिक्र किया गया है इस धारा 161 में। इसमें यही बताया गया कि भाई मान लो कोई आपको टक्कर मार के भाग जाता है और आपको पता नहीं लगता है, तो क्या होगा दोस्तों। अगर कोई वाहन टक्कर मार कर भाग जाता है जिसकी पहचान नहीं हो पाती है, तब उनमें से स्कीम के तहत कुछ धनराशि दी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इनकी कुछ स्कीम होती है गवर्नमेंट की, उस स्कीम के तहत आपको कुछ धनराशि दी जाएगी। जैसे आजकल क्या होता है, रोड एक्सीडेंट होता है, आपने इंश्योरेंस वगैरह करवा रखा है, तो आपको अच्छा खासा क्लेम मिल जाता है। ठीक है, और सरकार भी क्लेम देती है, समझ गए ना। तो वही चीजें इसमें बताई गई है। शायद ये क्या कि समय समय पे बदलती रहती है भाई, दिल्ली में भी जैसे समय समय पे बदलती रहती है, दिल्ली सरकार भी पैसे देती है। अगर किसी को एक्सीडेंट में किसी की मौत हो गई, किसी को कुछ ज्यादा चोट लग गई, समझ गए ना, कुछ डिसेबिलिटी, तो ये क्या है कि दोस्तों समय समय पे स्कीम के आधार पर ये बदलती रहती है, ये कोई फिक्स नहीं है। समय समय पर क्या करता है दोस्तों, ये बदलती रहती है। जैसे क्या होता था, ये मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये शायद मान लो कोई आपको लग जाता है हाथ पे हाथ, एक्सीडेंट मान लो नॉर्मल हो जाता है जिसमें डेथ नहीं होती है, तो आपको शायद 50,000 के आसपास पैसे मिलते हैं। ठीक है, और जैसे आपको डेथ वगैरह हो जाती है ना, तो क्या होता है दोस्तों 2 लाख, ऐसा कुछ है दोस्तों। ठीक है, ये पर समय समय पे बदलती रहती है। अब ये फिक्स है, ये मुझे ध्यान नहीं है, इतना मुझे मिला नहीं ये डाटा। ठीक है, बाकी ये अलग अलग और अलग अलग चीज पे भी डिपेंड करता है भाई, आपको कितनी चोट लगी है, क्या कुछ है। ठीक है, यही इसमें बताया गया है। और एक धारा है उसमें बताया गया है कि अगर आपको वो मिल जाता है तो आप क्या कर सकते हो, 5 लाख रुपए तक का उसमें क्या कर सकते हो दोस्तों, उसके ऊपर फाइन हो सकता है। ठीक है,
यही थी दोस्तों धारा 161। इसमें बताया भाई कोई आपको मार के चला जाता है तो क्या होगा, एक्सीडेंट वगैरह नॉर्मल हो जाता है जिसमें आपको ज्यादा मृत्यु नहीं होती है, आपको चोट लग जाती है तो 50,000 रुपए तक का, और अगर आपकी मौत वगैरह हो जाती है तो 2 लाख। लेकिन अब ये शायद बढ़ चुका है। अब ये क्या है, ये दिल्ली में तो भाई साहब बढ़ चुका है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं ना आईओ वगैरह के पास फाइल होती है, जो क्लेम ट्रिब्यूनल्स होते हैं, जो जोखिम बीमा के लिए लगाते हैं ना फाइल की भाई बीमा मिल जाए, तो क्या होता है दोस्तों, क्लेम ट्रिब्यूनल बोलते हैं, जो अगले हम अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक है। ये काम होता है वो आईओ का होता है, जो आईओ करता है, ठीक है। अगली धारा पढ़ते हैं हम दोस्तों, धारा 162। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, धारा 162। धारा 161 के अधीन संदत प्रतिकार का कतिपय मामले में प्रत्येक दुर्घटना होने के 1 घंटे के अंदर अगर किसी व्यक्ति को, ठीक है, मैं पहले धारा लिख देता हूं पूरे। धारा 161, धारा 161 के अधीन संदत भाई जरूरी नहीं होता कि हर क्लास में मजा आए ही आए, कुछ चीजें थोड़ी सी बोरिंग सी भी लगती है। मुझे भी क्लास में थोड़ा मजा नहीं आ रहा, सही बताऊं तो। ये पता नहीं क्या इंश्योरेंस का क्या मामला है, ठीक है। जो अगली क्लास होगी वो उसमें 101% मजा आएगा। जो आपके चालान वगैरह होते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे भाई, समझ गए ना। अगली क्लास में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो बिल्कुल सारे आप तैयार हो जाओ। इसमें क्या बताया गया दोस्तों, धारा 161 के अधीन संदत प्रतिकर का कतिपय मामलों में प्रतिदाय। तो दुर्घटना होने के 1 घंटे के अंदर अगर हमारे किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है, तो वही बात है। देखो अगर मान लो कि आपका एक्सीडेंट हो जाता है और अगर आपको कोई व्यक्ति 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में पहुंचा देता है, उस टाइम इतनी इमरजेंसी है कि उसकी क्या है कि उसकी जिंदगी बचानी जरूरी है, समझ गए ना। मान लो कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, इस बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है कहीं गिर के, तो ये हॉस्पिटल है दोस्तों, ठीक है। हॉस्पिटल में अगर आपने इसको 1 घंटे के अंदर, मान लो 45 मिनट के अंदर पहुंचा दिया, और इसकी क्या है कि अभी सांसें चल रही है और अभी इसके पास बिल्कुल समय नहीं है, तो हॉस्पिटल क्या है दोस्तों, तुरंत इसका इलाज करेगा, ना कि पैसे की मांग करेगा, ना कि पैसे की मांग करेगा, समझ गए ना। तो इस समय में हॉस्पिटल इसका इलाज करेगा, ना कि पैसे की मांग करेगा, भाई पैसे लाओ तभी इसका इलाज होगा, नहीं। इसकी जान जरूर बचाएगा, चाहे वो कोई हॉस्पिटल हो, कोई भी हॉस्पिटल हो, ये अनिवार्य है। हॉस्पिटल के लिए भी गाइडलाइंस है। इसका खर्चा अगर वो बंदा नहीं दे पाएगा तो इसका खर्चा कौन देगा दोस्तों, इसका खर्चा सरकार देगी। कौन देगी दोस्तों, इसका खर्चा सरकार देगी, लेकिन उस व्यक्ति की जान बचाना जरूरी है। और इसी 1 घंटे में अगर हम पहुंचाते हैं तो उस घंटे को क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं गोल्डन आवर, ठीक है। क्या बोलते हैं, गोल्डन आवर, उसको हम बोलेंगे, ठीक है। और इसी 1 घंटे के अंदर आप हॉस्पिटल में पहुंचा देते तो आपसे वहां पे डायरेक्ट कोई पैसे की मांग नहीं करता है, पैसे नहीं मांग सकता है, चाहे वो कोई भी हॉस्पिटल हो, समझ गए। यही बताया गया है धारा 162 में। और वही धारा 164 अगली धारा आती है दोस्तों, इसमें धारा 164, इसमें वही बताया गया भाई केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति। क्या बताया गया है, केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति, केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति, ठीक है। इसके ऊपर क्या है भाई, केंद्र सरकार नियम बना सकती है अलग अलग समय पे, ठीक है। यही बताया गया है इसके अंदर। तो हमारा दोस्तों अध्याय 11 आज खत्म होता है। कुछ अध्याय 12 के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अध्याय 12 में मैंने वही बताया ना दोस्तों, अध्याय 12 में क्या है। हमने अध्याय 11 में क्या किया, हमने पर व्यक्ति जोखिम बीमा पढ़ा, लेकिन इसमें क्या करेंगे दोस्तों, उस बीमा अगर हमें वो बीमा नहीं मिलता है, ये तो नहीं है ना कि वो बीमा वाली कंपनी हमें जाते ही बीमा दे देगी, ये लो भाई पैसे पकड़ो तुम्हारे, ऐसा तो नहीं, हमें क्लेम करना पड़ेगा उसके लिए। तो वही बताएगा भाई क्लेम ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, क्लेम ट्रिब्यूनल्स। अब ये क्लेम कौन कौन कर सकता है भाई, मान लो किसी व्यक्ति की अब मान लो उसने इंश्योरेंस करवा रखा और उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो क्लेम कौन कौन कर सकता है। तो भाई देखो कोई भी क्लेम कर सकता है, उसका भाई क्लेम कर सकता है, उसकी माँ क्लेम कर सकती है, उसका कोई रिश्तेदार क्लेम कर सकता है जो उससे कानूनी रूप से उससे जुड़ा हो,
वो क्या कर सकता है, उस बीमा पॉलिसी के लिए क्लेम कर सकता है ताकि उसको क्लेम मिल जाए। या फिर मान लो कि भाई होता है कि भाई किसी का कोई भी क्लेम नहीं करता, तो भाई देखो जिस दुर्घटना हुई है तो आईओ के पास केस तो जरूर जाता है। जब कोई मरता है रोड एक्सीडेंट में तो क्या होता है, आईओ के पास जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, जो पुलिस ऑफिसर होता है, प्रतिकार के लिए आवेदन, अप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन, क्या बताया गया, अप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन। ठीक है, तो भाई देखो कंपनसेशन होता है दोस्तों कि भाई कंपनसेशन होता है, 1 मिनट रुकना भाई थोड़ा सा। हाँ, कंपनसेशन के बारे में भाई, कंपनसेशन करता है उससे इंश्योरेंस कंपनी से कि भाई इसको इतनी चोट लगी है तो कितने पैसों तक इसका काम चल जाएगा, कितने पैसे इसको मिलने चाहिए। वही बताया ना, को फिक्स नहीं होता है कि भाई उसको कितने पैसे मिलने चाहिए। वही जिस व्यक्ति को क्षति हुई है, संपत्ति के स्वामी को, ठीक है, मान लो जिस व्यक्ति को क्षति हुई है, ठीक है, संपत्ति के स्वामी को, संपत्ति के स्वामी द्वारा दुर्घटना में मृत व्यक्ति के सभी या किसी कानूनी प्रतिनिधि द्वारा ठीक है। ये सारी चीजें आप देख लो दोस्तों। कंपनसेशन कैसे कैसे हो सकता है, किसके द्वारा किया जाता है। देखो किसी व्यक्ति को क्षति हुई है उस संपत्ति के, या फिर किसी संपत्ति को नुकसान हुआ है तो उस संपत्ति के स्वामी द्वारा दुर्घटना में मृत व्यक्ति के सभी या किसी कानूनी प्रतिनिधि, मैंने वही बताया कि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके कोई जो कानूनी रूप से उसका प्रतिनिधि है वो, ठीक है, या फिर किसी व्यक्ति को कोई क्षति हुई, किसी को चोट लगी तो वो खुद, या फिर किसी माल का नुकसान हो जाता है, जो हमने पहले पढ़ा था माल के बारे में, वृक्ष, पेड़, माल, मील के पत्थर, वो सब, तो उन संपत्ति के स्वामी द्वारा तो क्या करना हो दोस्तों, आपको 6 महीने के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा कंपनसेशन के लिए, बीमे के लिए। उसके बाद में कंपनसेशन होगा, उसके बाद में अथॉरिटी बैठती है, वो एक गठन किया जाता है कमेटी का, वो कमेटी बैठती है, उसके बाद में पता लगता है कि इसको कितना वो दिया जाएगा, ठीक है, कितना इसको इंश्योरेंस दिया जाएगा। और कोई ना करे तो जो दुर्घटना की रिपोर्ट आवेदन के रूप में मानी जाएगी, जो आईओ लगाता है, वो जो रिपोर्ट लगाता है क्लेम्स ट्रिब्यूनल की, वो क्या होगा दोस्तों, एक आवेदन के रूप में माना जाएगा। ठीक है, यही था दोस्तों आज की क्लास में। कल क्लास पढ़ेंगे, उसमें मजा आना चाहिए, मजा आएगा उम्मीद करता हूं, और वो क्लास में कोशिश करूंगा थोड़ी सी लंबी भी हो, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे भाई जो चालान्स वगैरह होते हैं उनके बारे में। अगला अध्याय पढ़ेंगे हम, अध्याय, ठीक है, 13। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मजे में रहो, पढ़ते रहो, मचाते रहो धूम।